बनी ने सा ने ब ग म ब म म म म म ग ध नि ध नि ध ग ग। सलाम नमस्ते वड़क्कम खम्मागानी केम छो सुप्रभातो। जी हाँ, आज है रविवार 23 फरवरी 2025 और मैं आपके साथ हूँ किशोर नंगरानी। जी हाँ, आपको कई भाषाओं में आज मैंने नमस्कार किया, जो कि मैं हमेशा नहीं करता हूं क्योंकि ये हिंदी का कार्यक्रम है तो हिंदी में ही करता हूं। लेकिन आज एक विशेष कारण है, वो ये कारण है कि इस शुक्रवार को यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। और ये दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं, अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, क्योंकि भाषाएं जो हैं हमें संस्कृति से जोड़ती हैं, हमारी सभ्यता को बनाए रखती हैं और भाषाएं गायब होती जा रही हैं और ये ज़रूरी है कि इन भाषाओं को बनाए रखा जाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और आपके पास हिंदी भाषा में ये कार्यक्रम आपके पास रेडियो पर आ रहा है, रेडियो मनपसंद ऐप पर भी आ रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इस देश में इन भाषाओं को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और ये रेडियो कार्यक्रम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे मातृभाषा के बारे में। आप क्या सोचते हैं अपनी मातृभाषा के बारे में? क्योंकि जब मातृभाषा का सवाल आता है, एक विदेश में रह रहकर मातृभाषा को बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्या जब आपके बच्चे आपके माता पिता से बातचीत करते हैं, क्या मातृभाषा में बातचीत करते हैं? क्या आप अपने घर पर बातचीत करते हैं मातृभाषा में? ये सब सवाल सोचने लायक हैं और अगर आप इस पर हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0414527962 पर टेक्स्ट कर सकते हैं या 62874347 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे किशोर नंगरानी अगले 2 घंटे तक। और जब मातृभाषा की बात आती है तो ये एक संयोग है कि एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म भी कुछ इसी थीम पर आ रही है और वो फिल्म है हिंदी विंदी। जी हाँ, आपने कुछ सालों पहले श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश का देखी होगी और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से एक मैच्योर वुमन जो है श्रीदेवी, वो अमेरिका में इंग्लिश सीखने का प्रयास करती हैं ताकि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ सकें। ये फिल्म कुछ दूसरी तरीके से, यहाँ पर एक दादी और पोती की कहानी है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ये हिंदी विंदी फिल्म भी आ रही है। इसी मौके पर एक संयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर ये फिल्म आ रही है, तो बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम में उसके बारे में भी। और एक विशेष बातचीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको मालूम ही है कि जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर 27 प्रवासी भारतीयों को एक प्रवासी भारतीय सम्मान का अवार्ड दिया गया। और ये 27 जो प्रवासी भारतीय थे, इन्होंने दुनिया भर में फैले विभिन्न देशों में, अपने देश में ही, भारत के देश में और अन्य देशों में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस बार उन 27 में से एक ऑस्ट्रेलियन भी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर अजय राणे की। प्रोफेसर राणे टाउन्सविल में हैं और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन का एक बहुत बड़ा भाग, हाँ वो सक्सेसफुल सर्जन है, चाहते तो बहुत आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा
अपने वो कहते हैं, जैसा कि आप सुनेंगे बातचीत में, कि हमेशा वो डिस्कम्फर्ट की तलाश में रहते थे। जब भी आराम की ज़िंदगी होती थी तो उन्हें कुछ बेचैनी होने लगती थी, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया है महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधारने में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों औरतें, हजारों महिलाएं विश्व भर में बच्चों को पैदा करते हुए एक मेडिकल फैसिलिटीज़ न होने की वजह से मर जाती हैं। नहीं मर जाती हैं, कई बार तो उनको ऐसी बीमारियां होती हैं कि मरना बेहतर होता है बजाय उन बीमारियों के साथ जीने में। दूसरी ओर एक बड़ी आपको मालूम ही होगा कि करीब 100 मिलियन बच्चियों को पैदा होने से ही पहले मार दिया जाता है, क्योंकि उनका अपराध ये है कि वो लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। और इसके पीछे क्या है? हमारी सोच जो ये है कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं, जो भी है। तीसरी बात जो है वो है कि इसमें जो देखने को मिलता है वो है कि महिलाओं के साथ और भी दुर्व्यवहार, अत्याचार होते हैं। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए जिन रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, क्या आपको विश्वास होता है कि उन रेयर अर्थ मिनरल्स को उन निकालने के लिए महिलाओं पर अत्याचार होता है? और वो अत्याचार क्यों होता है? कि ताकि उनका परिवार मजबूर हो और वो मिनरल्स के लिए माइनिंग में काम कर सकें। तो ये मोबाइल के फ़ोन पर आप जो देख रहे हैं, आप दिन रात प्रयोग करते हैं, उन मोबाइल फ़ोन्स के पीछे भी बड़े अत्याचार की कहानी है। प्रोफेसर राणे एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने इन चैलेंजेस को देखा और कहा कि इन चैलेंजेस को मैं बैठकर नहीं देखने वाला, मैं इनके लिए कुछ करके देखने वाला हूं। और पिछले कई सालों से इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इस पर आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। ये बातचीत बहुत ही अच्छी बातचीत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह बातचीत सुनिए। उनकी खुद की जर्नी काफ़ी रिमार्केबल जर्नी रही है। तो आज के कार्यक्रम में ये महत्वपूर्ण बातचीत होगी, तो आप ये सुनते रहिए ये बातचीत। और साथ ही साथ अन्य बातें तो होंगी, गीत संगीत, और आशा है कि आप इस वीकेंड का आनंद उठा रहे होंगे। क्रिकेट का मैच हो रहा है, मेला लगा हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगले 2 घंटे तक हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमसे बातचीत करते रहिए। हमें 0414527962 पर टेक्स्ट कीजिए, या फिर हमें 62874347 पर बातचीत करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रा फेसबुक देखना बंद कीजिए, रेडियो मनपसंद ऐप लगाइए या CMS FM 91.1 देखिए और हमसे बातचीत करते रहिए। आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म हिंदी विंदी का। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, और ये फिल्म जो है, जैसा कि मैंने कहा, हमारी बोली तुम्हारी बोली, और साथ ही साथ जो हमारा अनुभव है उस पर है। आइए ये गीत सुनते हैं, फिल्म हिंदी विंदी का ये गीत। Mrs. Arya? Grandma? पहली बार उसने मुझे ग्रैंडमा का जिंदगी चलो ना बातें करें, थोड़ा सा तो बोले, थोड़ा हम भी कहें, भूल के हुआ जो कुछ भी आगे बढ़े।
ये गीत सुना आपने फिल्म हिंदी विंदी का, और ये फिल्म आ रही है आपके सिनेमा में 27 फरवरी को। उसके बारे में अभी बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल हम बातचीत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि इस वर्ष 21 फरवरी को मनाया गया, यानी इस शुक्रवार को। लेकिन मातृभाषा दिवस एक ही दिन का सवाल नहीं है, ये मातृभाषा का दिवस तो हर दिन होना चाहिए, ताकि हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर बनाए रखें। और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1999 में, जी हाँ 1999 में यूनेस्को ने बंगाली भाषा और संस्कृति को बचाने के प्रयासों को मान्यता देते हुए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में, जो कि पहले पूर्व पाकिस्तान था, और वहाँ पर जिस तरह से बांग्ला भाषा को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी, एक तरह से पूर्व पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखने के लिए जो उस समय के तानाशाह थे पाकिस्तान के, उन्होंने तय किया कि उनको एक ही तरीके से काबू में लाया जा सकता है अगर उनकी भाषा को मिटा दिया जाए। और ये भाषा मिट जाती है तो उसके साथ ही संस्कृति भी समाप्त हो जाती है, धरोहर भी समाप्त हो जाती है। और जो उनके प्रयास थे, उनके विरोध में बांग्लादेशियों ने जो काफ़ी प्रोटेस्ट किए, और इस प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी बंगाली लोग मारे भी गए। तो उसी उनके प्रयासों को देखते हुए ये मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो पहले तो ये यूनेस्को ने तय किया था 1999 में, और 2002 में यूएन की जनरल असेंबली ने इस दिवस को स्वीकार किया और उसका प्रस्ताव पारित किया। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण जिस तरह से दुनिया भर की अनेकों भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं, उनके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यूनेस्को का कहना है कि करीब 8000 भाषाएं दुनिया भर में बोली जाती हैं, लेकिन 40% भाषाएं ऐसी हैं जो कि लुप्त होने वाली हैं या खतरे में हैं। कहते हैं कि यूनेस्को के अनुसार हर 2 हफ्ते में एक भाषा गायब हो जाती है, और यदि एक भाषा लुप्त होती है तो उसके साथ जुड़ी संस्कृति, उसके साथ जुड़ी सभ्यता भी लुप्त हो जाती है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का 25वां वर्ष है, यानी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ मदर लैंग्वेज डे है। और ये भी आश्चर्यचकित करने वाले की बात है कि हालांकि 8000 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन केवल 351 भाषाओं का प्रयोग हमारी एजुकेशन में होती है। तो देखिए, करोड़ों लोगों की शिक्षा एक ऐसी भाषा में दी जाती है जो कि उन्हें समझ में ही नहीं आती। अब आप बताइए, अगर आपकी नींव ऐसी उस पर आधारित है तो किस तरह की सभ्यता और संस्कृति का विकास हो सकता है। अगर हमें सही मायनों में लोगों को शिक्षित करना है, अगर हमें अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति बनाए रखनी है, तो यह है कि हमें अपनी भाषाओं को बचाना है। ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी भाषाओं में ही शिक्षा दें। भाषाओं को बचाने और उसके साथ उसकी संस्कृति कैसे लुप्त होती जा रही है, ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा। मैं सिंधी हूँ, मेरी मातृभाषा सिंधी है। हालांकि हिंदी अधिक फ्लुएंटली बोलता हूँ और सिंधी भाषा करीब करीब टूटी फूटी ही बोल पाता हूँ। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान को दिए गए प्रांतों में रहने वालों को, हिंदुओं को अपना स्थान, घर बार छोड़कर भारत की ओर आना पड़ा। जो 3 प्रांत थे वो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, वो थे पंजाब, बंगाल और सिंध। आपको मालूम है कि पंजाब और बंगाल का एक हिस्सा भारत के हिस्से में आया और एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में रहा। तो जहाँ तक पंजाबी और बंगालियों का सवाल था, उनके लिए एक स्थान भारत में था हिंदुओं के लिए कि वो उस पंजाब में और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और भारत के पंजाब प्रांत में रहकर अपनी पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति और बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति बचाए रखें।
लेकिन जहाँ तक सिंधियों का प्रश्न था, पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया और परिणाम स्वरूप जितने भी हिंदू सिंधी थे उनको भारत आना पड़ा। और उनके लिए कोई एक स्थान, कोई एक प्रांत नहीं था, वो सारे देश में बिखर गए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश हो। और इसका परिणाम ये हुआ कि सब सिंधियों के लिए कोई एक ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ पर वो अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बनाए रखें। और देश के विभिन्न भागों में बिखरने की वजह से ये बहुत ही मुश्किल होता गया और हमारी पीढ़ी के लिए भी कठिन हो गया कि हम जहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में पला बढ़ा और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में चारों ओर हिंदी का वातावरण, हिंदी का परिवेश था। घर पर ज़रूर थोड़ी सिंधी बोली जाती थी, लेकिन वो परिवेश न होने की वजह से धीरे धीरे मैं सिंधी भाषा करीब नहीं लिखना पढ़ना तो दूर की बात है, हाँ थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ, थोड़ी बहुत समझ सकता हूँ और अगली पीढ़ी तक ये भाषा धीरे धीरे ये लुप्त होती हो रही है। तो ऐसा होता है भाषा के साथ कि अगर भाषा का वो सही वातावरण, सही परिवेश नहीं मिलता, और सिंधी भाषा क्योंकि एक प्रांत नहीं था तो सिंधी भाषा को संविधान में भी रिकॉग्निशन नहीं दी गई। ये करीब 20 साल लगे जद्दोजहद के बाद, तब सिंधी भाषा को स्वीकारा गया संविधान में। आपने देखा होगा कि जो हमारे करेंसी है भारत की, उसमें सभी भाषाओं में होता है, सभी भाषाओं में लिखा हुआ होता है, लेकिन सिंधी भाषा नहीं थी। तो ये अपने आप में एक संघर्ष का सवाल था, क्योंकि एक हमारे लिए प्रांत नहीं था। तो भाषाएं इसी तरह से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं अपने एबॉरिजिनल जो भाषाएं हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। यहाँ पर जब कॉलोनाइजेशन से पहले यहाँ पर 250 भाषाएं बोली जाती थीं और साथ ही साथ 800 ऐसी बोलियां थीं जो बोली जाती थीं। लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद इन एबॉरिजिनल लैंग्वेजेस को बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और परिणाम स्वरूप ये भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो भाषाओं को अगर बचाने का प्रयास न किया जाए तो उसके परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा जो सिंधी की कविता थी और उसका हिंदी अनुवाद। सिंधी की कविता जो थी, मुंहिंजो पुट सिंधी में ॻाल्हाईंदो नाहे, मेरा बेटा सिंधी में बात नहीं करता। इसका हिंदी अनुवाद, मेरा बेटा सिंधी में बात नहीं करता, मेरी माँ उससे सिंधी में बात करती है, वह बस उसका चेहरा देखता है, मेरी माँ हार मान लेती है। मेरी माँ हार मान लेती है और हिंदी में बोलने लगती है। स्तब्ध और हैरान मैं पूछना चाहती हूँ ये क्या है माँ। स्तब्ध और हैरान मैं पूछना चाहती हूँ यह क्या है माँ, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती। मुझे लगता है कि मैं गूंगी हो गई हूँ। यह कविता वीणा करमचंदानी की थी, जो ये बता रही है कि किस तरह से भाषा लुप्त होने लगती है तो उसका क्या परिणाम पड़ता है कि परिवार में भी चाहे वो दादी या पोते या दादी या पोती या नाना और पोती, बच्चों के बीच में कोई संवाद ही नहीं रह पाता। और अगर इस कविता में यदि सिंधी की जगह हिंदी लगा दें और हिंदी की जगह अंग्रेजी लगा दें तो हम पाएंगे कि वही बात यहाँ पर हमारे देश में हमारे बच्चों के साथ हो रही है। तो हमें अपना कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपनी भाषा में बोलते रहें। तो मैं अब आपको एक अपनी भाषा की, जब सिंधी भाषा की बात हो रही तो मैं आपको एक सिंधी का गीत सुनाना चाहूँगा। और सिंधी गायिका आबिदा परवीन जो है सिंधी गायिका हैं और उनका ये गीत शायद आपको न मालूम हो कि ये गीत भी सिंधी का गीत है। जी हाँ, हम सभी लोग इस गाने पर खूब जम के उछलते गाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये गीत सिंधी में। आइए सुनते हैं। दमादम मस्त कलंदर। मेरी पत माला लाली मेरे लाल की लाली मेरे लाल की
चित देखूं तितलाल लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल लाल मेरी पत लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो सिंधड़ी दा हो सेवन दो सकी शहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर कलंदर शाह कलंदर कलंदर वाली कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर शेवानी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर शेवानी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्त कलंदर हाँ उचड़ा रोजा पीरा तेरा ओ उचड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ वगे ओ हेठ वगे दरिया भला झूले लालन हेठ वगे आली ओ हेठ वगे दरिया भला झूले लालन सिंधड़ी दा ओ सेवन दो सभी शाबाश हक दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली का पहला हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति श्याम दसानी, वो भी एक सिंधी हैं और अपना विचार इसके बारे में व्यक्त करना चाहती हैं। एक मिनट मैं ज्योति जी के साथ जुड़ता हूं, आपको उनके साथ बातचीत कराता हूं। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हरे राम किशोर भाई। हरे राम हरे राम। मनपसंद जे सभी श्रोताओं के भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बताइए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे आई फील कि भाषा असांजे मां पहिरियों सिंधी में ॻाल्हाईंदसि, देन आई विल ट्रांसलेट इट। भाषा असां सभिनीनि जी पहचान आहे। दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी कि असां कहिड़ी भाषा या कहिड़ी संस्कृति जा आहियूं। घणेई दफ़ा असां पंहिंजी लैंग्वेज न ॻाल्हाईंदा आहियूं। माण्हू सोचंदा आहिनि कि पंहिंजी पंहिंजी भाषा ॻाल्हाइण सां असां इंडिया खे डिवाइड वेठा कयूं। आई डोंट टेक इट एज अ डिविजन, आई रादर टेक इट कि जीअं हिकिड़े गार्डन में अलॻि अलॻि तरीके जा पौधा ऐं गुल आहिनि ऐं मिलाए करे हिकिड़ो गार्डन था ठाहियूं, सिमिलरली अगरि असां पंहिंजी पंहिंजी भाषा पंहिंजी पंहिंजी संस्कृति खे अॻियां था वधायूं ॻाल्हायूं था त असां तॾहिं बि जुड़ियल था रही सघूं, हिक ॿिए सां सिखी बि था सघूं था। कहिड़ी शयूं आहिनि जेको सिंधी ठाहींदा आहिनि ऐं असांजा कन्नड़ा फैमिलीज़ न ठाहींदी हूंदियूं या उन्हनि जी बि संस्कृति सां कुझु सिखण जे लाइ। तो इट रादर एड्स टू रिचनेस ऑफ द लाइफ rather than dividing. So I'll translate it कि भाषा जो है बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी है मेरे ख्याल से। कुछ लोग हिचक के कारण नहीं बोल पा सकते हैं, जैसे मैं अगर मलयालम हूँ या मैं सिंधी हूँ तो मिलने पे उस लैंग्वेज में नहीं बात कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये डिविजन नहीं है। इट्स लाइक कि जैसे एक गार्डन में अलग अलग तरीके के पौधे या फूल हैं, मिलके वो खूबसूरती ऐड करते हैं। तो अपनी भाषा को आगे प्रमोट करने में भी हमको उसी फीलिंग से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे की भाषा से सीखने वाली बहुत चीजें भी होती हैं जो सपोज मैं सिंधी होके जानती होंगी, लेकिन मैं एक जो मलयालम मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे कन्नड़ा फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैं एक अलग चीज सीख सकती हूँ। तो जुड़ के एक दूसरे से एक लर्निंग, एक दूसरे की एप्रिसिएशन हो सकती है। और अगर आप लैंग्वेजेस पढ़ें तो कई कॉमन वर्ड्स हैं जो ज्योग्राफी की वजह से जुड़े हुए भी हैं एक दूसरे से। सो अ वेरी हैप्पी मदर्स लैंग्वेज डे टू एवरीवन।
बहुत ही खूबसूरत आपने विचार व्यक्त किए ज्योति जी, और आप तो सिंधी भी बड़ी फ्लुएंटली बोलती हैं। काश मैं इतनी सिंधी फ्लुएंटली बोल पाता। थोड़ा सा दुख भी होता है कि भाषा ऐसे ऐसे धीरे धीरे गायब होती जाती है, लेकिन आपने जो विचार व्यक्त किए बहुत ही खूबसूरत विचार हैं। और जैसा कि अगर हम अपनी भाषाएं बनाए रखती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं, आपने जैसे कहा, ये तो हमें इनरिच करती हैं, तो पूरी जो अपनी मानव जाति है उसको जोड़ती हैं। जी जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम हले लव टू हियर मोर वेरियस कल्चर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अगर गाने मिलेंगे जरूर तो जरूर, बहुत अच्छा। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू किशोर भाई। ज्योति जी जुड़ी। अगर आप अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0414527962 पर, या फिर हमें 62874347 पर। बचड़े देना है भैणा नू देना है, भैणा नू देना है, वीर मिलो झूलेलाल भैणा नू देना है। आरी भैणा नू दे आरी आरी आरी। आयो लाल कयो झूलेलाल। जी हाँ, ये सिंधियों के झूलेलाल जो हैं ईष्ट देवता होते हैं। ये दमादम मस्त कलंदर जो अपने सूफी कवि थे, शायर, उनकी आपने गीत सुना। आबिदा परवीन जो सिंधी सूफी गायिका हैं, उनकी आवाज़ में। जब बात कर रहे हैं अपनी भाषाओं की, तो भाषा अपनी जिस भाषा में ये कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है उसके उस पर एक फिल्म आ रही है, बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है यहाँ 27 फरवरी को, हिंदी विंदी के नाम से। और हम अपने कार्यक्रम में कई बार बातचीत कर चुके हैं कि किस तरह से हम माइग्रेंट्स को अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए हम यहाँ आते हैं, लेकिन उसकी काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे बच्चों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जोड़े रखना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हम एक ऐसे परिवेश में रह रहे हैं कि जो अलग संस्कृति है, अलग सभ्यता है, अलग भाषा है। आपने अपने परिवार में भी अक्सर देखा होगा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपनी भाषा से उनका जुड़ाव खत्म होने लगता है, और साथ ही साथ अपने दादा दादी, नाना नानी जो भारत में रह रहे हैं या भारत से जब वो यहाँ आते हैं, उनसे उनकी भाषा में बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी भाषा लगभग भूल गए होते हैं या बड़े अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते, अटपटा महसूस करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने दादा दादी, नाना नानी से आत्मीय संबंध नहीं रख पाते। अब इस विषय पर एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म आ रही है, हिंदी विंदी। आपने बरसों पहले इंग्लिश फिल्म देखी होगी, जिसमें श्रीदेवी को अमेरिका में इंग्लिश सीखने के लिए वहाँ के समाज से जुड़ने की संघर्ष की कहानी थी। हिंदी विंदी कुछ इसका उल्टा है। यहाँ उनका टीनेज पोता अपनी दादी से नहीं जुड़ पाता क्योंकि वह हिंदी नहीं बोल पाता, और फिर संगीत जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसके माध्यम से और हिंदी के माध्यम से वो दादी और पोते जुड़ते हैं। इस फिल्म की थीम से हम सभी अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि यह तो हमारे और आपके घर की कहानी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है हमारे ऑस्ट्रेलिया के ही जयंत शर्मा और उनकी पत्नी दृश्या शर्मा ने। ये जयंत शर्मा स्वयं लेखक परिवार से आते हैं और फिल्म की कहानी लिखने में भी उन्होंने सहयोग दिया है। फिल्म में है नीना गुप्ता, जो कि मंजी हुई अभिनेत्री हैं, उनका तो नाम की उनके परिचय की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ जो हैं मशहूर ऑस्ट्रेलियन गायक और वॉइस प्रोग्राम के जज हैं गाय सेबेस्टियन। गाय सेबेस्टियन मंजे हुए गायक हैं, लेकिन फिल्म में पहली बार अभिनय कर रहे हैं, और गाय सेबेस्टियन की जो पृष्ठभूमि है वो भी भारत से जुड़ी हुई है। गाय सेबेस्टियन के पिता श्रीलंकन तमिल हैं और माँ एक यूरेशियन है जो कि कानपुर में पली बढ़ी हैं। उनकी यह भारतीय बैकग्राउंड फिल्म के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। और मिहिर आहूजा जो बॉलीवुड के उभरते सितारे हैं, उन्होंने भी मुख्य भूमिका निभाई है। मिहिर ने इस फिल्म के लिए ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सीखा और साथ ही साथ संगीत की भी शिक्षा ली।
फिल्म का निर्देशन अली सैयद ने किया है। अली सैयद के पिता सैयद सुल्तान ने नसीब, मिस्टर नटवर लाल और 2 और 2 5 जैसी फिल्में लिखी थी। ये जहाँ तक देखा जाए तो जो ये फिल्में अली सैयद के परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा थी, और जब अली सैयद ऑस्ट्रेलिया आए थे तो वो आईटी प्रोफेशनल्स, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी फिल्में लिखना और बनाना भी शुरू कर दिया। एक निर्देशक के तौर पर एक बड़ी फिल्म के ये हिंदी विंदी उनकी पहली बड़ी फिल्म है। यह फिल्म को प्रोड्यूस करने में स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया ने भी सहयोग दिया है। यह फिल्म रिलीज़ हो रही है 21 फरवरी को, इस 27 फरवरी को, और ऑस्ट्रेलिया के सभी सिनेमाओं में दिखाई जाएगी। इसे मैं तो ये कहूँगा कि अब ज़रूर देखें, क्योंकि इस हमारी और आपकी अपनी कहानी है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की कहानी है। तो ज़रूर देखिए ये फिल्म हिंदी विंदी जो आ रही है। और फिलहाल इस फिल्म का एक गीत जो गाय सेबेस्टियन की आवाज़ में ही है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी हाँ, ये लाइक ए फिनिक्स, गाय सेबेस्टियन जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर गायक हैं, उनकी आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं। My soul is on fire with burning desire, like a phoenix still waiting to rise. My dreams slowly fading on wings that are failing, like a phoenix still waiting to rise. Like a phoenix still waiting to rise. To say, but I can't find a way to get out all these words so that they can be heard, because you only know of a heart that I'm hopelessly trying to show you, but I don't know how. I hear you calling from high, but did I choose a mountain that I can climb? I feel the wind getting stronger, I can't be still any longer. One foot in front of the other till I see the sky. My soul is on fire with burning desire, like a phoenix still waiting to rise. My dreams slowly fading on wings that are failing, like a phoenix still waiting to rise. Like a phoenix still waiting to rise. Guess I will rise. I will rise. Guess I will rise. तकदीरों से लड़के, उम्मीदों से बढ़के, तू जीतेगा सारे बाजियां। मैं जीतूंगा सारी बाजियां। ये गीत था फिल्म हिंदी विंदी का, जो आ रही है आपके शहर में, आपके सभी ऑस्ट्रेलिया के सिनेमा में 27 फरवरी को। और ये भी याद दिलाना चाहूँगा, आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, तो लेक बर्ली ग्रिफन पे लेक बर्ली ग्रिफन पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को मनाने के लिए एक हो रही है मदर लैंग्वेज डे वॉक, और ये हो रही, शुरुआत होगी 11:15 बजे
यहाँ पर। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लैग डिस्प्ले जो क्वेस्टाकान के है वहाँ पर से शुरुआत होगी, और वहाँ पर जाम्बियन डांस और लायन डांस, और साथ ही साथ 12:15 बजे से वॉक शुरुआत होगी। सो वॉक अक्रॉस किंग एवेन्यू ब्रिज टू किंग्स पार्क, और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाने का ये बेहतरीन तरीका है। आइए अब थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूं एक हमारे कार्यक्रम में एक विशेष मेहमान, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के आरंभ में बताया, प्रोफेसर अजय राणे, जो कि जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में यूरोगायनेकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है, और उनसे हमने इस सम्मान के बारे में और उनके कामकाज के बारे में और उनकी जानकारी, उनकी जर्नी के बारे में बातचीत की। आइए इस बातचीत का पहला अंश सुनते हैं अजय राणे जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर, और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार विश्व भर में फैले भारतीय डायस्पोरा में कुछ चुने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान देती है। ये प्रवासी भारतीय वो भारतीय होते हैं जिन्होंने भारत में और साथ ही साथ विश्व में अन्य देशों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष हम ऑस्ट्रेलियन भारतीयों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि एक ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्रोफेसर अजय राणे जी को ये प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर अजय राणे टाउन्सविल स्थित यूरोगायनेकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और एक सफल सर्जन है, और सफल सर्जन होने के नाते बड़े आराम के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग भारत में और साथ ही साथ अन्य अनेक देशों में महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए समर्पित किया है। और इस समर्पण के लिए और इस योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं। पब्लिक सर्विस मेडल ऑस्ट्रेलिया का, जो क्वींस बर्थडे ऑनर्स होते हैं, उनके लिए उस पर दिया गया था, और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ग्रेड्स और ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे साथ हैं, यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। प्रोफेसर राणे, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किशोर जी। आपको तो जैसा कि मैंने कहा कि अनेक पुरस्कार मिले हैं, और इस वर्ष हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ऑस्ट्रेलियन भारतीयों के लिए कि आपको प्रवासी भारतीय सम्मान का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार सम्मान पाकर आपको कैसा लगा? देखिए, ऐसा है, आपको कितने भी पुरस्कार मिले, जब मदरलैंड माता जी के हाथ से मिलता है ना, तो उसकी बात ही अलग है। तो जब मुझे इंटरव्यू किया गया ये पुरस्कार मिलने के बाद उड़ीसा में, तो जब लोगों ने पूछा कि आपको कैसे लगता है, तो मैं क्या, देखिए, जब मदर रन्स हर हैंड थ्रू योर हेयर, जब माँ का हाथ सर पे लगता है तो उसकी बात ही कोई अलग रहती है। बाकी कितना भी कोई भी कुछ भी हाथ लगाए, मसाज करे, माँ का हाथ तो माँ का हाथ है। तो मेरे अल्टीमेट जो थॉट्स ये है कि मेरे ख्याल से ये सबसे उम्दा पुरस्कार, नॉट दैट आई वांट टू बिलिटल द अदर्स, लेकिन इसमें बहुत ही स्पेशल मीनिंग है मेरे लिए। आपने तो बहुत ही खूबसूरत बात कही। विश्व के किसी भी कोने में हम प्रवासी भारतीय रह रहे हो, भारत माता का तो हमेशा हाथ हमारे सर पर रहता है, दिल में रहता है। और जब माता पिता की बात चल रही है, तो आपकी कहानी तो काफी प्रेरक है, इंस्पायरिंग है, लेकिन आपके माता पिता की कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। उनके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए, और किस तरह से उन्होंने आपके जीवन को इन्फ्लुएंस किया है। मेरा सारा जीवन तो मेरे हीरोज ने ही इन्फ्लुएंस किया है। तो पहली हीरो तो है मेरी दादी जी, जो फार्म लेबरर्स थे एक खेड़े में, और उन्होंने ये समझ लिया था कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारे कम्युनिटी, जो लेवा पाटिल कम्युनिटी थी, उन्होंने एक बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी भेजना है जी। तो एबीसी ने मेरा एक प्रोग्राम बनाया था कॉन्वर्सेशंस करके, जहां हमारे दादी की जो स्टोरी है कि उन्होंने वो खेत में एक मटका लगाया, और हर रात को जब सारे वर्कर्स
घर जाते थे तो वो डब्बू पैसा कहते थे, एक कॉपर कॉइन जिसमें होल था। हाँ तो हाँ। हर एक ने एक डब्बू पैसा उस मटके में डालना था, और जब मटका भर जाता है तो फिर वो गांव ने फिर चुनना था कि किसको सेकेंडरी स्कूल भेजना है। अभी दादी जी का बच्चा, मेरे पिताजी बहुत ही होशियार थे, लेकिन उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि खुद के बच्चे को कैसे बताएं। हाँ हाँ। तो उन्होंने एक्चुअली एक लड़की को सिलेक्ट किया। आप हम्म, ये समझे 1800s की बात कर रहे हैं हम। जी। इतनी वो प्रोग्रेसिव थी, जिसको पढ़ाई नहीं आती थी, लिखाई नहीं आती थी, इलिटरेट थी, लेकिन बहुत वाइज थी, बहुत ही होशियार थी। जी। गांव ने उनको मना कर दिया उस लड़की के लिए, और हमारे पिताजी को जब चुना तो वो फिर सेकेंडरी स्कूल गए, सेकेंडरी स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज के बाद डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के बाद सर्जन बने, इंग्लैंड गए। हमारी पैदाइश इंग्लैंड में हुई, और जैसे आपने बताया, लाइफ वाज गोइंग वेरी वेरी वेल। जी। लेकिन ये राणे फैमिली की ये एक खास ट्रेट है कि जब ज्यादा कंफर्ट होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो हमारे पिताजी ने भी यही सोचा कि ये कंफर्ट अच्छी नहीं है, तो उन्होंने सारा इंग्लैंड का काम छोड़ के एक छोटे से खेड़े में मेरे माता जी के साथ एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाया। वहीं उनकी सारी जिंदगी चली गई। अच्छा। 33 ईयर्स उन्होंने सेवा की उनके लोगों के लिए। हम भी वहीं बड़े, वहीं पले। मैं 8 साल का था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टॉयलेट नहीं था। हाँ हाँ। तो मैं कहता हूँ, अभी हम जब सोचते हैं तो कहते हैं यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग अपब्रिंगिंग। तभी ऐसा नहीं सोच रहे थे, तभी तो थोड़ी तकलीफ थी। लेकिन का जो डिटर्मिनेशन था कि हम ये ही काम करेंगे, जी। तो इससे कैसे प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो हाँ। ये मेरे दूसरे हीरो थे, मेरी माता जी और मेरे पिताजी। तो पहले दादी माँ, फिर माता जी, पिताजी। तो उन्होंने ये हमारे जीन्स में डाल दिया कि भैया, कंफर्ट अगर लग रहा है ना, उठो, अभी कुछ और अभी करो काम पर। करने का टाइम आ गया है। जी। तो अब उनके बारे में बताया आपने किस तरह से उन्होंने आपका जीवन इन्फ्लुएंस किया, और अब आप ने बताया कि इंग्लैंड में पैदा हुए, फिर आप यहाँ पर भारत में पढ़े लिखे, और उसके बाद जो है फिर आयरलैंड में आपकी शादी हुई, विवाह हुआ, और फिर अब जी। आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो आपकी जीवन लगता है जो प्रवासी भारतीय है उसका जो है एक अच्छा उदाहरण है। जरा उस अपनी कहानी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी देखिए जिंदगी कैसे कैसे मोड़ पे ले जाती है। इंडिया में मैंने अपनी बेसिक डिग्री ली बीजे मेडिकल कॉलेज से, और जब मैं बेसिक डिग्री ले रहा था तो हमारी माता जी का बड़ा आग्रह था कि मैं हार्ट सर्जन बनूं या ब्रेन सर्जन बनूं, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चा थोड़ा होशियार लगता है तो उसने अच्छी फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि जब हम कंफर्ट की तरफ नहीं जा सकते, तो मेरा ये था, मैं जब मेडिकल स्कूल में था तो मैं देखता था कि औरतों के बड़े बुरे हाल थे, अच्छा। स्पेशली चाइल्ड बर्थ में समझिए, या गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में समझिए। उनका जो पेकिंग ऑर्डर था वो बहुत ही लो था। अगर किसी की जान जाती है तो जाने देते थे, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देता था। तो उनकी बहुत ही खराब, ये सोसाइटल आउटलुक उनका बड़ा खराब था कि वुमेन वर नॉट गिवन प्रायोरिटी। अच्छा। हाँ चाइल्ड बर्थ में काफी लोग अपनी जान खो जाते थे। तो हाँ। ये सब देख के मैंने सोचा, नहीं, ये मुझे ये करना है, आई हैव टू फाइट फॉर दीज वुमेन। अच्छा। हाँ यही मेरी अभी जिंदगी की दास्तां है। हाँ। तो हाँ। मैंने तब गायनेकोलॉजी का ट्रेनिंग शुरू किया इंडिया में। जी। हमारी माता जी थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन मैंने कहा, माता जी आप खुद औरत हो, हाँ हाँ। तो इन औरतों के लिए मैंने ये करना, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी इसमें जानी चाहिए। जी। हाँ। तो हमारी माता जी ने तथास्तु करके अच्छा। छोड़ दिया, वो जाओ। अब जब मेरा इंडिया में ट्रेनिंग हुआ तो पता मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो समस्याएं हैं औरतों की, हाँ हाँ। ये मैं कहता हूँ, मेरे किताब में मैंने लिखा है, ये वूम्ब टू टूम्ब है।
जैसे बच्चा गर्भ में रहता है औरत का, इफ द जेंडर इज फीमेल, वहीं से उसकी चैलेंजिंग जर्नी शुरू हो जाती है जी। औरतों की। लेकिन जब मैं मेडिकल ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने ये समझा कि आपने और बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि ये जो चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा है, ये जो जेंडर बेस्ड जेनिटल वायलेंस है, इसके लिए आपको 3 स्पेशलिटीज की जरूरत है। यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी और कोलोरेक्टल सर्जरी। अब तीनों बाय देमसेल्व्स आर वेरी बिग स्पेशलिटीज जी। तो हमने कहा चलो अभी डिस्कम्फर्ट ही लेना है तो पूरा ले लो। तो फिर मैं जब गायनेकोलॉजिस्ट बना इंडिया में, फिर मैं वापस यूके गया इस बहाने कि मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की, मैंने कहा मुझे यूरोलॉजिस्ट भी बनना है और मुझे कोलोरेक्टल सर्जन भी बनना है, और आखिरकार मैं एक कंप्लीट पेल्विक सर्जन बनना चाहता हूं जो हर एक औरत को सुकून दे सके। क्योंकि ये तीनों सिस्टम को एड्रेस करना बहुत जरूरी है जी। दैट इज हाउ यूरोगायनेकोलॉजी वाज एक्चुअली बॉर्न। कि ये जो हमारा जो समझ आया कि और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। तो इस कारण मैंने 10 साल यूके में ट्रेनिंग दी। समझ पाया मैं कि इसको हम कैसा साथ ले सकते हैं, लोगों को कैसा ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि मैक्सिमम औरतों को इसका फायदा मिले जी। और जब नॉर्दर्न आयरलैंड में था तो जी बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में ही हमारी पत्नी का परिचय हुआ। वो तो क्या कहानी थी? तो तभी नॉर्दर्न आयरलैंड में काफी बहुत समस्याएं थी, वायलेंस था। मैं वहाँ पोस्टिंग गया था, अभी भी याद है मुझे, 1 सितंबर 1990 में वहाँ गया। तो हॉस्पिटल में गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल आया, वहाँ चला गया और फिर वहाँ तो बस काफी बिजी थे। लेकिन एक सन्नाटा हुआ 5 सेकंड के लिए और मैंने सोचा ये इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है। तो जब देखा तो 90% जो लोकल लोग थे वो सारे जमीन पे गिर के नीचे छुप रहे थे और हमारे जैसे जो गधे थे वो खड़े देख रहे क्या हो रहा है। अभी चंद सेकंडों की बात है, लेकिन उनको समझता था कि जब एयर रश आती है तो उनको मालूम था कि बॉम्ब कितना लंबा है। अच्छा। तो वो सारे ट्रेनिंग इनका तो जन्म से हुआ है, सब मारा मारी सबसे चल रही है। हम तो खड़े ही खड़े और फिर जोरदार आवाज आई, फिर ग्लास आई, स्मोक आया, फिर हम नीचे गिरे और जहां हम नीचे गिरे वहीं हमारे बाजू में एक इंटर्न गिरी थी। मैंने उसको पूछा आप ठीक हो? कहती है पहले आप बताओ आप ठीक हो क्या? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। बस वहीं से शुरू हुआ। और ये तो बॉलीवुड फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म की रोमांटिक स्टोरी लग रही है। तो ये देखिए जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको आप कभी भूल नहीं पाते हो जी। लेकिन ये नेक्स्ट हीरो हमारी है। अच्छा। जिसने अभी वो कहती है मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं जानता हूं उसने बोला। उसने कहा यू आर नॉट गिविंग अनलेस इट हर्ट्स। तो हमारा ये वृद्ध वाक्य है, हम यू हैव टू गिव टिल इट हर्ट्स, अदरवाइज यू आर नॉट गिविंग। तो डिस्कम्फर्ट ये हमारा कंफर्ट है जी। सही समझ लीजिए। तो ये आपने सुना प्रोफेसर अजय राणे जी के साथ बातचीत का पहला अंश। प्रोफेसर राणे जी ने काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, रिवायत, इसी विषय पर। उसके बारे में बाद में सुनेंगे, लेकिन उस फिल्म का एक गीत सुनते हैं। जब हमने बात करी उनके बॉलीवुड रोमांटिक स्टोरी की, किस तरह से वो अपनी पत्नी से बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में मिले थे, तो ये गीत सुनते हैं उन्हीं की फिल्म रिवायत का, तुम जो मिले हो।
जी हाँ, ये गीत फिल्म रिवायत का। तुम जो मिले हो तो लगता है ऐसे खुशियों का सावन बरसा है जैसे। तुम जो मिले हो तो लगता है ऐसे खुशियों का सावन बरसा है जैसे। तुम जो मिले हो तो लगता है ऐसे खुशियों का सावन बरसा है जैसे। तुम जो मिले हो। बड़ी आरज़ू थी कोई हम सफर हो बाहों में जिसकी शामों सहर हो। बड़ी आरज़ू थी कोई हम सफर हो बाहों में जिसकी शामों सहर हो। तुम ही हो कहूँ मैं ये कैसे खुशियों का सावन बरसा है जैसे। तुम जो मिले हो। अधूरी थी जिंदगी अधूरे से ख्वाब थे अजीबोगरीब से सवालों जवाब थे। अधूरी थी जिंदगी अधूरे से ख्वाब थे अजीबो गरीब से सवालों जवाब थे। वो क्या कश्मकश थे बताऊं मैं कैसे। खुशियों का सावन। ये गीत था फिल्म रिवायत का, जिसे प्रोड्यूस किया था, जी हाँ, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर अजय राणे जी से। अजय राणे जी के साथ बातचीत का दूसरा अंश आपके लिए प्रस्तुत है। फिलहाल ये सुनते हैं इसका दूसरा अंश। और फिर तो आपने ऑस्ट्रेलिया को कैसे चुना यहाँ पर आने के लिए? ऑस्ट्रेलिया ने शायद मुझे चुना। अगेन इंग्लैंड में भी मैं कंसल्टेंट बना पिताजी जैसे। एक साल बहुत सुकून में सब चल रहा था। रेंज रोवर गाड़ी थी, पगार अच्छी थी। फिर वो डिस्कम्फर्ट शुरू हो गई कि तुम तो बहुत कंफर्टेबल हो गए हो एक साल में, क्या बात है, चलो उठो। लेकिन यहाँ जो हमारे एक शख्स थे रग्बी यूनियन में, टिम हॉरन करके, वो बड़े फेमस ऑस्ट्रेलियन रग्बी प्लेयर थे।
जी। तो हम उनका गेम देखने गए थे लिवरपूल वॉरिंगटन में। तभी उन्होंने बताया कि आप मेरे मेरे पिताजी से भी मिल लीजिए, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो हम उसके फादर के साथ बैठे, माइक हॉरन करके उनका नाम था। अब माइक हॉरन बातचीत कर रहे हैं। अभी 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने तो मेरी सारी जिंदगी की स्टोरी ले ली है, हम्म। एंड वेरी कैजुअली। हाँ हाँ। तो फिर मैंने कहा, सर ये आप इतना पूछते हैं? कहते हैं आपके जैसा बंदा मुझे ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, मैं क्वींसलैंड का हेल्थ मिनिस्टर हूँ। अच्छा। हाँ। तो मिस्टर माइकल हॉरन ये तभी रॉब बॉबिच गवर्नमेंट में क्वींसलैंड के हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा, आप देखो, आप 5 साल आओ, हम्म। मेडिकल स्कूल हमको सेटअप मदद करो, यहाँ यूरो गायनेकोलॉजी का सेटअप करो, क्योंकि क्वींसलैंड में नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ। आपको चैलेंज चाहिए, मैं देता हूँ चैलेंज। अच्छा। तो मैंने कहा चलो। तो बीबी से बात हुई, और दूसरा चैलेंज था इंडिजिनस। हाँ हमको इंडिजिनस क्या है पता ही नहीं था। हाँ। हाँ। तो जब ये कहा कि इंडिजिनस हेल्थ बहुत ही खराब स्थिति में है, तो अगर हम लोकल डॉक्टर्स को ट्रेन करें तो वो लोकली रहेंगे, तो लोकल लोगों का फायदा होगा। जी। ये सारा उन्होंने सेल्स पिच मुझे जो दिया, वो इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। तो मैंने कहा चलो हम जाएंगे, अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट ले लेंगे। जी। और तब 5 साल का जो प्लान था, वो 27 साल अभी चल रहा है। क्योंकि यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी आप बोलिए, हाँ हाँ। क्वींसलैंड की कम्युनिटी आप बोलिए, टाउन्सविल नॉर्थ क्वींसलैंड की कम्युनिटी बोलिए, इनका हमें इतना प्यार मिला है, उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया है। तो हम यही समझते हैं कि हमारी जिंदगी की यही दास्तां थी कि हम यहाँ रहेंगे। और दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया कि मैं कहीं भी जाके काम कर सकता था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे जी। वर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आपको कॉन्गो जाना है चाहिए, आपको नेपाल जाना है चाहिए, आपको इंडिया जाना है, बांग्लादेश जाना है, पीएनजी जाना है, वनुवाटू जाना है, फिजी जाना है, टांजानिया जाना है, तो वो सपोर्ट काफी रहा है। तो अच्छा। इसके कारण कभी चिंता ये नहीं थी कि भैया कोई नौकरी से निकाल देगा या कोई प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। ऐसा सपोर्ट बहुत रेयरली मिलता है। हाँ। अच्छा, ये तो बड़े कमाल की बात है कि आपको इतना सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन मिला जिसने कि आपको इतनी मदद दी, और साथ ही साथ आपने जो बहुत काम किया। आपकी जो है एक चैरिटी है फ्लोरिशिंग विमेन जी, उसके माध्यम से आप महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपने अलग अलग देशों में काम किया है, भारत में भी काम किया है, तो किस तरह के महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्याएं देखी हैं और कितनी गंभीर हैं ये समस्याएं? ये तो बहुत डीप सवाल है। जी। तो 2002 में जब मेडिकल स्कूल अभी बन रही थी, सब काम हो रहा था, तो चेन्नई में एक इनविटेशन आया कि सर आप सारी इंडिया में पढ़ाते हो, आप यहाँ आइए। तो हम कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, जहाँ इसको गोशा हॉस्पिटल कहते थे, गोशा यानी पर्दे वाली औरतें। तो वो नाम ही सुन के मैंने सुना ये क्या चीज है, तो हम चले गए वहां। तो इट वाज हॉस्पिटल फॉर वुमेन, रन बाय मोस्टली वुमेन। और वहां जाके जब मैंने देखा कि इतनी गंभीर परिस्थिति थी, चाइल्ड बर्थ ट्रोमा, फिस्टुला करके बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य की एक कठिनाई है औरतों के लिए। वो तो जैसे बांग्लादेश में एक औरत ने मुझे बताया, कहती है सर आप इंग्लिश समझते हो तो मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। मैंने कहा बताइए। कहती है, द लकी वंस डाई, द अनलकी वंस आर लाइक मी हु गेट अ फिस्टुला। वो मरना चाहती है औरतें, वो जीना नहीं चाहती, उनकी इतनी तकलीफ है उनको। जब मैं चेन्नई गया तो उन्होंने कहा सर आप थोड़े पेशेंट देखेंगे? मैं कहा इसीलिए तो आया हूँ। तो उन्होंने 1 घंटे में 90 पेशेंट खड़े किए। मैं कहा ये पेशेंट आए कहाँ से? तो कहते हैं सर ये सारे हॉस्पिटल में पेड़ के नीचे रहते हैं, क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं है। इनको हम खाना खिलाते हैं लेकिन इनकी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है।
अच्छा। तो तब हमने सोचा चलो हम अभी ये आ गए हैं, दावत यहाँ आ गई है। हाँ तो हाँ 2003 से हमने वहाँ चैरिटी काम करना शुरू किया। साल में 3 बार जाते थे, सामान ले गए। 2006 में हमने उसका बिल्डिंग पूरा किया, एक पिस्टुला वार्ड ऑपरेटिंग थिएटर। खुद का पैसा लगाया सारा, हाँ लेकिन हमारी बीवी ने उसके बाजू में एक ऑर्फनेज था। तो मुझे डर था कि ये एक दिन इस ऑर्फनेज में जाएगी, हाँ हाँ और वो बराबर वहां जा पहुंच गई। तो अभी एक ग्राउंड में एक हॉस्पिटल भी था और बगल में एक ऑर्फनेज भी था। अभी दोनों हमारे हो गए। अच्छा। और तो बस ये सेवा शुरू हो गई। हाँ हाँ उसमें यही पता लगा कि इस सेवा में गिविंग इज एक्चुअली मोर प्लेजरेबल देन टेकिंग। यही हमारा शुरू हुआ, यहाँ हमारा एजुकेशन शुरू हुआ कि हम जितना ज्यादा दे रहे थे उतना ज्यादा मिल रहा था। जी। हाँ हाँ तो 2007 में अम्मा जयललिता ने वो फिस्टुला वार्ड और थिएटर का नामकरण किया। पॉला राणे अभी भी है अच्छा। हॉस्पिटल। तो उसका जो स्टोन है वहां मैं हर साल जाता हूँ, उसको थोड़ा साफ करता हूँ पानी से, और मेरे बच्चों को ले जाता हूँ क्योंकि कहते मेरी यही इच्छा है कि ये कभी ना कभी वहां जाए और उस पत्थर को थोड़ा सा पोछा लगाए हाँ हाँ कि हाँ भैया इन्होंने कुछ तो अच्छा काम किया जी जिंदगी में। नहीं तो यहाँ से शुरुआत हुई। जब देखा ऑर्फनेज में यही स्थिति यही थी कि सिर्फ औरतें ही थी, लिटिल गर्ल्स फ्रॉम 0 years of age टू year 12, 54 गर्ल्स थी हमारी। तो फिर हमने यही सोचा कि इनको पढ़ाना है, और गवर्नमेंट ने भी हमको गारंटी दी कि अगर आप year 12 तक इनकी पढ़ाई कराओगे तो हम इनको जॉब्स देंगे। हाँ तो हाँ फिर वही लड़कियां जो जिनको जॉब्स मिली वो मेंटोर हो गई, नए नए लड़कियां जो आ रही थी ऑर्फनेज में। हाँ तो हाँ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो गया। अच्छा। अभी तो हमको जाना भी नहीं पड़ता है, बस चल रहा है आराम से। वेरी अच्छा। गुड, बिकॉज दे आर लुकिंग आफ्टर ईच अदर। तो वहां से जो शुरुआत हुई, हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि 2012 में चेन्नई के डॉक्टरों ने हमको बताया कि प्रोफेसर राणे, आपकी अभी हमको जरूरत नहीं है। अच्छा। और दुख के बजाय मुझे इतना हर्ष हुआ हाँ हाँ कि ये प्रोग्राम अभी बहुत ही सक्सेसफुल है, तो इसी मॉडल पे अभी सब जगह दुनिया में लगाना है। जी। हाँ तो जो नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पापा न्यू गिनी, वनुआटू, फिजी, अफ्रीका में तांजानिया, केनिया, कॉन्गो, ये जहां जहां हम गए वो वही मॉडल हम उसका यूज कर रहे थे कि हाँ ट्रेन करो सबको, उनको इक्विपमेंट दो, उनको सेट करो, और फिर सिर्फ सपोर्ट दो, डोंट इंटरफियर। हाँ हाँ ले उनको आप सारा आपका टेक्निक दीजिए, आपका नॉलेज दीजिए, उनको जो शस्त्र चाहिए वो दीजिए, जो छत्र चाहिए वो दीजिए, और उसके बाद लेट देम डू इट देमसेल्व्स। जी। तो ये तो अभी ग्लोबल फिस्टुला चेयरमैन जो मैं था 2015 to 2019, वहां भी हमने ये ऐसा ही प्रोग्राम चलाया। 400 सर्जन ट्रेन किए दुनिया भर में। अभी ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है कि 2030 में WHO कहती है वर्ल्ड में बिकम फिस्टुला फ्री। अच्छा। ये तो कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसा कोई बात करेगा, हाँ क्योंकि हाँ साल में 140,000 150,000 नए पेशेंट आते हैं। अच्छा। तो देखिए उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। ये तो सक्सेसफुल प्रोग्राम है। तो ये हैप्पी न्यूज है कि जी। फिस्टुला तो अभी एक काम हो गया, समझो, ऐसे इसको टिक मार्क लगा दिया। तो ये सुनी आपने रिमार्केबल कहानी, किस तरह से उन्होंने फिस्चुला को यहाँ से दुनिया से निकाल रहे हैं, फिस्चुला फ्री कर दिया। ये राणे जी का जो अथक प्रयास थे उनका परिणाम देखा। आइए उनकी फिल्म रिवायत का एक और गीत सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज़ में। जी हाँ, गुल मिले गुल, और यहाँ फूल से फूल मिलते हैं। से बढ़कर प्यार का ही नाम हो
रब का है पैगाम। गुल से गुल हो गुल मोहर, गुलशन हो गुलजार। गुल से गुल हो गुल मोहर, गुलशन हो गुलजार। पिया पिया कहे जिया हो, पिया पिया कहे जिया, मन गाए मल्हार। ओ मनवा गाए रे। मन की खुशियाँ मन में छुपी हैं, मन दर्पण से देख, मन दर्पण से देख। मन की खुशियाँ मन में छुपी हैं, मन दर्पण से देख, मन दर्पण से देख। जग पावे तो रब पावेगा, जग पावे तो रब पावेगा, मन पावन से देख, मन पावन से देख, मन पावन से देख, मन पावन से देख, मन पावन से देख। गिन्नक टिक टाक गिन्नक टिक ढाक गिन्नक टिक टाक गिन्नक टिक ढाक गिन्नक टिक टाक गिन्नक टिक ढाक गिन्नक टिक टाक गिन्नक टिक ढाक। ऊंची बोली बोल के ऊंचा भयो न को, ऊंची बोली बोल के ऊंचा भयो न को। कर्म करे जो उच्च कोटि के, कर्म करे जो उच्च कोटि के, वही तो ऊंचा हो, वही ऊंचा हो, वही ऊंचा हो, वही ऊंचा हो, वही तो ऊंचा होए। जी हाँ, ये गीत था फिल्म रिवायत का, जिसे प्रोड्यूस किया है अजय राणे जी ने। और जैसा कि कहा, ऊंची बोली से ऊंचा न होए, उच्च कोटि का काम जो करे वही ऊंचा होए। जी हाँ, बोली ऊंची से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपने देखा कि अजय राणे जी ने जो उच्च कोटि का काम किया है उसी से ही ऊंचा होता है। आइए एक उनकी बातचीत का इसका तीसरा अंश सुनते हैं अजय राणे जी के साथ। लैंडसेट में एक पेपर पब्लिश हुई, उन्होंने कहा कि 100 मिलियन तो हम कितना 10 करोड़ बच्चों की हत्या गर्भ में इंडिया और चाइना ने की है 1984 से। अच्छा, 100 मिलियन गर्ल्स वर बीइंग किल्ड फ्रॉम 1984 टू 2009। ये जब मैंने पेपर पढ़ा तो मैं कहा ये तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। हमारा वो डिस्कम्फर्ट का जो कंफर्ट है, तो हमने सोचा चलो अभी तो चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी था, तो उनको तो बच्चे, उनको तो बेटे ही चाहिए थे।
इंडिया में बात थोड़ी अलग थी। हमने देखा कि गरीबों को बेटे भी चाहिए थे, लेकिन बेटियां भी चाहिए थी। उनका यही था कि डाउरी के लिए उनको बहुत तकलीफ रहती थी, सो दूसरे या तीसरे बच्ची की वो हत्या करते थे। हाँ रिच, जो अमीर थे, उनको पहला बेटा चाहिए था। हाँ तो हाँ अगर पहला बच्चा अगर बेटी है, तो वो फिर उसको भी आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, हाँ लेकिन हाँ, उसको बिल्कुल खत्म करते थे। अच्छा शायद गर्भ में खत्म करते थे या बर्थ के बाद, हाँ हाँ क्योंकि पहला चाहिए बेटा, क्योंकि हाँ हाँ वो ही चिता को अग्नि लगाता है तो मोक्ष मिलता है। ऐसे हम्म हमारे ये पुराने विचारों में हम अटक गए हैं, और हाँ मिडिल क्लास का जो है कंफ्यूजन है। हाँ बेटियां भी चाहिए, लेकिन उनको उनकी पढ़ाई, उनका फिर शादी भी करनी है, पैसे का भी इशू है। हाँ सो इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड जो है वो हाँ, तीनों क्राइटेरिया में हो रहे थे, अमीरों में, मिडिल क्लास में और गरीबों में। जी फिर हमने सोचा चलो एजुकेशन देंगे कि भैया ये जो है, ये सोसाइटल प्रॉब्लम है। हाँ ये हाँ कोई डॉक्टरों का प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ये हाँ माता का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सोसाइटल चेंज हाँ चाहिए। हमने सोसाइटी ने समझ लेना चाहिए कि अगर आपको माँ चाहिए, हाँ हाँ आपको बीवी चाहिए, आपको बहन चाहिए, तो आपको बेटी होनी ही होनी है। आप कैसे कहेंगे कि हमको बेटी नहीं चाहिए? अगर बेटी नहीं चाहिए तो आपको माँ कैसे मिलेगी, बहन कैसे मिलेगी, बीवी कैसे मिलेगी? जी हाँ लेकिन इतना तो 10-15 साल पहले तक तो जेंडर रेशियो, जो नेचुरल जेंडर रेशियो है, इसको बहुत ऑल्टर हो गया था। अच्छा हाँ, और इसका मतलब ये कि अभी ये सारे जो बेटे हैं, ये अभी मैच्योर हो गए हैं, ये अभी जवान हो गए हैं, हाँ हाँ लेकिन बेटियां नहीं है। हाँ वी हाँ हैव अ शॉर्टेज ऑफ गर्ल्स। हाँ हाँ जैसे शॉर्टेज ऑफ गर्ल्स होती है, तो जेंडर वायलेंस बढ़ता है, हाँ हाँ क्योंकि इन बच्चों को, इन आदमियों को ये समझ में नहीं आती कि औरतों के साथ बर्ताव कैसे करें। रोल मॉडल नहीं है, सिस्टर नहीं है, हाँ तो हाँ आप कैसे? तो ये वायलेंटली उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं। 2012 में हमने सोचा कि हम एक बॉलीवुड पिक्चर बनाएंगे। अच्छा हाँ हाँ तो ये आपको आपके सामने बता हाँ रहा, ये जी रिवायत हाँ हमने ये पिक्चर बनाई थी, इसका हाँ नाम है रिवायत। हाँ यहाँ देखिए, कहते हैं 100 million girls have been killed since 1984। अभी आप बताइए, सर्जन, बॉलीवुड पिक्चर, इट डजंट मैच, डजंट मेक सेंस। हाँ हाँ लेकिन जो हमारी ड्राइव थी, एक डॉक्टर प्रोफेसर पटोले करके हैं, जो पर्थ में नियोनेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने और हमने यही सोचा कि हम इतना काम करते हैं बच्चों को बचाने का, हाँ हाँ और ये तो ऐसे ही मार देते हैं, जी चलो हम कुछ करेंगे। तो हमने ये जब पिक्चर बनाई, तो इसको वर्ल्ड में बहुत रिकग्निशन मिली, अच्छा हाँ भारत में नहीं। हाँ हाँ और इसका तो इट वाज, द इक्वेशन वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ जब आप हाँ एक्सपोज करते हो, हाँ तो हाँ लोगों को पसंद नहीं आता है, हाँ हाँ लेकिन मैसेज तो आ गया था। हाँ और भगवान की दया से ये मैसेज जब गया, तो मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम शुरू किया। पीएनडीपीटी करके एक लीगल लॉ पास किया गया, जहां अल्ट्रासाउंड से बच्चों का जेंडर अभी हम चेक नहीं कर सकते, आप जेल में जाओगे अगर किया तो। तो हाँ ये जो प्रोसेस शुरू हो गई है, हाँ हाँ इसको अभी अभी समझे, लास्ट 2 years में 7 states इन इंडिया जेंडर रेशियो अभी नॉर्मल हो गया है। अच्छा हाँ हाँ तो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी धीरे 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 हम वापस आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अभी और 15-20 साल में जब ये रेशियो सही हो जाएगा, तो फिर वो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वो हाउ टू हैंडल वुमेन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये सारी कम हो जाएगी। जी हमारी कल्चर इतनी स्ट्रांग है, जहाँ हम माता जी को देवी समझते हैं, हमारे पास इतनी देवियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जी लेकिन उसी
in the same breath, we are not hesitant to kill hundreds of thousands of babies, girls and women. तो ये बड़ा पैराडॉक्स है. तो हमने ये जो दूसरा पिलर था इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड का, ये अभी हम समझते हैं कि इसका भी काम अच्छा हो गया है. अभी ये काफी कम हो गया है. हमारा तीसरा पिलर जो है वो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. ये पहले हमने सोचा इस अफ्रीका में ही होता है, इथियोपिया में होता है, ये सूडान में होता है, और कहीं नहीं होता. ये कायरो इजिप्ट में होता है. तो हमने कहा, तो हमको ये छोटी छोटी बच्चियां 8, 9, 10 साल की जो बचती थी, जिनका ब्लीडिंग होता था, लेकिन जो भगवान बचाते थे उनका सर्जरी हम करते थे, तो देखते थे कि कितनी बेहया ये इनकी जो प्रोसेस थी. और ये सारा कल्चरल है. तो हमने सोचा चलो अभी इस डिस्कम्फर्ट लेनी है तो चलो अच्छी डिस्कम्फर्ट ले लो जहां डेथ थ्रेट भी मिले. तो हमने ये उसमें रिसर्च कर दी. ऑस्ट्रेलिया में हमने ये रिसर्च की कि ऑस्ट्रेलिया के जो माइग्रेंट्स थे वो भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे. अच्छा. हाँ. तो तभी तानिया पिल्बरसेक जो थी वो हेल्थ मिनिस्टर थी, हमने उनको बताया ये हमारा पब्लिश डेटा है. तो वो तो हैरान हो गई. उन्होंने कहा ये नामुमकिन है. हमने कहा ये प्रूफ है, देखिए. तो हमने बताया था कि ये हो रहा है. तो उन्होंने फिर हमको एक बड़ी कमेटी बनाई. हमने लॉ पास किए ऑस्ट्रेलिया में 20 साल जेल इफ यू आर प्रोक्योरिंग FGM इन ऑस्ट्रेलिया. और सबसे बढ़िया ये था कि इफ यू टेक अ यंग गर्ल टू हर कंट्री ऑफ ओरिजिन with the intent to procure FGM, 10 साल जेल. अच्छा. और बर्डन ऑफ प्रूफ माँ बाप पे था, गवर्नमेंट पे नहीं था. अच्छा. हाँ. वो मैंने कहा तो अभी उन्होंने क्या किया कि हर एक माइग्रेंट के पासपोर्ट में एक इंसर्ट है अबाउट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. तो ऑस्ट्रेलिया में तो खैर बहुत ही कम उसका प्रॉब्लम है. लेकिन दुनिया भर में उन्होंने देखा कि ये एक सिस्टम अच्छी है जहां हम लोगों को बताएं कि ये इलीगल है, और अगर आप कल्चर्ड नेशन हो तो फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा. तो ये अभी काफी कम हो गया है. इथियोपिया, सूडान, कायरो, इजिप्ट में भी काफी कम हो गया है. ये जो हम मेडल्स लेते हैं ये खुद के लिए नहीं लेते, ये अपनी कहानी बताने के लिए लेते हैं. We use this as our platform to tell the stories of unfortunate women and girls. ये आप जितनी बार ये कहानी बताओगे उतनी बार वो प्रेशर आ जाता है जो लोग ये काम करते हैं उनके ऊपर. तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है. तो आपने सुना कि किस तरह से ये दर्दनाक अत्याचार होते हैं महिलाओं पर, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही जो है एक तरीके से, जैसा कि इन्होंने कहा अजय जी ने, कि उसका तरीका ये है कि हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. आइए एक और गीत सुनते हैं. सत्यमेव जयते जो टीवी शो था उसमें से आमिर खान का. आइए ये खूबसूरत गीत सुनते हैं, ओरी चिरैया, जो कि इसी थीम पर है. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. अंधियारा से चुन के अंगना
आशा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना ओरी चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं तेरे नैनों सजा दूं नया सपना ओरी चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे ओरी चिरैया बहुत ही खूबसूरत और दर्दीला गीत सत्यमेव जयते जो टीवी शो था उसमें से आपने ये गीत सुना और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी और आप सुन रहे हैं प्रोफेसर अजय राणे जी के साथ बातचीत और इस बातचीत का आखिरी हिस्सा मैं अब आपको सुनाता हूं अजय राणे जी के साथ ये बातचीत। लेकिन ये चौथा पिलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी टीम और हमारे टीम लीडर जो है उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 2018-2019 में। ये बहुत कम लोगों को मालूम है जी। लेकिन डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे जो कांगो में है उनके साथ मैं 2016 से काम कर रहा हूँ जी। हमको तब ऐसे पता चला कि जेंडर बेस्ड जेनिटल वायलेंस या रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर ऐसे उन्होंने हमने 2 किताबें लिखी हैं। हाँ। तो वहां जो है औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं ये एक युद्ध लेवल पे हो रहे हैं और इसका सिंपल रीजन है मोबाइल फोन। अच्छा। अभी आप सोचोगे ये मोबाइल फोन क्या बात है। हाँ। तो कांगो में एक माइन है जहां कोल्टैन करके रेयर अर्थ मेटल है। उस कोल्टैन के सिवा मोबाइल फोन बन नहीं सकते दुनिया में कहीं भी। हाँ। ये एक ही माइन थी दुनिया में। अभी गए 2-3 साल से कोई एक दो दूसरी माइन खुल गई है जी। तब तक ये जो सारा युद्ध था ये कंट्रोल ऑफ माइन के लिए था। तो यहाँ के जो कहते हैं कोई रोमांडन रेबल्स थे ये थे वो विलेज में जाके औरतों को रेप करते थे उनके जेनिटल्स को जलाते थे कहीं उनको गोलियां मारते थे चाकू चलाते थे और ताकि men and children would work in the mines without complaining। ये सारा माइन कंट्रोल के लिए था। अच्छा। तो जब डेनिस सर ने ये हॉस्पिटल शुरू किया बुकावो में पहले उन्होंने सोचा ये ऐसी औरतें आ रही थी इतना उनके ऊपर बेकाबू वायलेंस हुआ था। दिन में 4-5 पेशेंट आने शुरू हो गए उसके बाद 10-12 पेशेंट दिन में आने शुरू हो गए। तब उनके समझ में आई बात कि ये समस्या बहुत गंभीर है। ये एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है ये इंसिडेंटली नहीं हो रहा है ये डिलिबरेटली हो रहा है जी। हाँ। तो अभी हमने 98,000 पेशेंट्स की बच्चों की सेवा की है उनके लिए उनकी सर्जरी की है उनका मेंटल हेल्थ स्टेबलाइजेशन किया है। इंटरनेशनल कोर्ट में जुडिशियल
थोड़ा हम रिकोर्स शुरू किया है और इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक से थोड़ा सा रिकग्निशन ऑफ विक्टिमहुड, तो उनको थोड़ा पैसा भी ऐसा ये आप सर तो बहुत पहले से कर रहे हैं, मुझे ये मौका मिला है उनके चरणों में सेवा करने के लिए 2016 से। तो अभी ये 98,000 पेशेंट्स का हमने जो रिपोर्ट बनाया, तो उसी के कारण टीम को और सर को नोबेल पीस प्राइज मिला। अभी हमने यही कहानी जब लोगों को बताई तो कहते हैं ये सच ही नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। ये सी वर्ल्ड, हम इसको स्कोटोबा कहते हैं, जो वर्ल्ड ओनली चूजेस टू सी व्हाट इट वांट्स टू सी। और हमने तो सर को बताया कि बस हम अभी आपके चरणों में ये सेवा करते रहेंगे जब तक ये काम, जब तक इन औरतों को हम सही ना करें, जब तक इस प्रॉब्लम को हम सही ना करें, इसका हल ना करें, हम ये काम करते ही रहेंगे। अभी ये काफी कम हुआ था लास्ट ईयर तक। अभी आपने न्यूज में शायद पढ़ा होगा, अभी कांगो में वापस सिविल वॉर शुरू हो गई है। तो हमारा डर ये है कि ये वापस इसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सर जी के तो 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, बच गए हैं 6 से, और मेरे ऊपर एक वार्निंग, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो हाँ, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन डिस्कम्फर्ट में ही जो कंफर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं ज्यादा ब्रेव बन के अगर बताऊं आपको, नहीं जान चली गई तो जाएगी, नहीं, रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। हम भी डरते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। हम ये काम तो करते रहेंगे, जितना सेफली कर सकते हैं उतना करते रहेंगे। तो ये हमारे 4 पिलर है, ये जिंदगी की दास्तां है, ये तो इंटरनेशनल है। और अभी हम इंडिजिनस लोगों का भी काम करते हैं, रूरल रिमोट में भी काम करते हैं। लेकिन आखिरी बात इतनी बताऊंगा कि जब एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा, राणे सर जी आपकी लेगेसी क्या है? तो मैंने कहा, अगर आदमी लेगेसी सोचता है, इसका मतलब ये जब देता है तो पीछे देखते रहता है मुझे क्या मिलने वाला है। तो my legacy, there should be no legacy, because that means you are giving with the desire to get something back. हम जैसे हम कहते हैं कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस यही करना है, काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। अभी हमारा फल तो है, मैं बताऊं आपको, 40 सर्जन मैंने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन किए हैं जी। अगले साल हम इनका बड़ा रीयूनियन 13 कंट्रीज में है, ये होगा, यही फल है जी। दैट्स ऑल। नहीं, आपके काम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो भी जैसे सेल्फलेस तरीके से आप कर रहे हैं और सही मायनों में आप फर्क डाल रहे हैं। जरा अनुभव कीजिए कि जो महिलाएं जो इतनी गंभीर स्वास्थ्य की समस्याओं से हो रही थी, और सामाजिक सुधार आपने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की ओर किया है और जो कांगो में कर रहे हैं, ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, तो बहुत ही बड़ी बातें हैं। और एक अकेले आदमी के तौर पर आपने जो दिखाया है कि कितना फर्क ला सकते हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम की है, और आपको जितने भी पुरस्कार दिए जाएं वो बहुत कम है। मैं आपका जो है ये आप प्रवासी भारतीय सम्मान आपका दिखाई दे रहा है, आप हमारे दर्शकों को दिखाने चाहेंगे वो? बिल्कुल, बहुत गर्व से ये जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी जी ने ये मेडल दिया है। ये तो मैं शायद ऐसे समझो कि 24 घंटे गले में लगा के घूमता हूँ। इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये इसको डिस्क्रिप्शन नहीं है। There is no description to the importance, because it comes from my mother, my Bharat Mata, and therefore इसका गौरव आप कितना भी करोगे उतना ही कम है जी। अक्सर हम दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि आप जैसे लोग हैं जो कि इस दुनिया को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है हमें एक नहीं,
हजारों हमें प्रोफेसर राणे मिले और जो कि इस दुनिया को बदल सकें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमसे जुड़े, आपने अपनी बातचीत, अपने योगदान के बारे में बताया, धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आपके कार्य के लिए। थैंक यू किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया आपके श्रोताओं के साथ बात करने के लिए, हमारी कहानियां सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी ये अजय जी की, प्रोफेसर अजय राणे जी की एक रिमार्केबल स्टोरी। अगर इस इंटरव्यू के बाद अगर एक या दो हमारे लोगों को भी प्रेरणा मिलती कि कुछ ऐसा काम करें, तो हमारा कार्यक्रम, हमारा रेडियो सफल होगा अगर हम ये कर सकें, क्योंकि हमें ऐसे बहुत लोगों की ज़रूरत है जो कि इस दुनिया को बदल सकें। और प्रवासी भारतीय का जहाँ तक सम्मान है, वो तो कितने भी पुरस्कार दिए जाएं उनको देने होते हैं। इसके बारे में ज्योति जी का फिर एक मैसेज आया है, ज्योति श्यामदसानी का, अनबिलीवेबल कमेंडेबल वर्क बाय डॉक्टर अजय राणे, इवन इफ वन लाइफ इज इम्प्रूव्ड इट इज़ डिवाइन बट ही इज़ डूइंग सो मैनी ऑफ देम। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम प्रवासी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उस समाज को बदलने की, भारत के समाज को बदलने की, अन्य देश के समाज को बदलने की। और ये अगला गीत जो है अरिजीत सिंह का, वो हमारी इस भावना को ही व्यक्त करता है। ए वतन, हमारा भारत हमारे दिल में हमेशा रहता है, हम कहीं भी रहें तू आबाद रहे। आइए ये गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह का। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे
ये आपने गीत सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। आशा है आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और प्रोग्राम के बारे में कोई प्रतिक्रिया हो तो आप हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 62874348 पर 62874348 पर। और अब बातें हो रही हैं भारतीय शख्सियतों की, तो एक और नाम जो है काफ़ी आप आजकल अखबारों की सुर्खियों में और समाचारों की सुर्खियों में देख रहे होंगे। वो नाम है संजीव गुप्ता का। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो वायला का स्टील वर्क्स है, उसके अभी हाल ही में साउथ ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उसको अपने अधिकार में ले लिया है। लेकिन ये जो है वायला स्टील वर्क्स संजीव गुप्ता के नाम पे था। कौन है ये संजीव गुप्ता? ये नाम ये संजीव गुप्ता भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति हैं, और 2017 में संजीव गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया में धमाके के साथ प्रवेश किया था, जब उन्होंने वायला का स्टील वर्क्स का प्लांट $700 मिलियन में खरीद कर ऑस्ट्रेलिया सेवियर ऑफ स्टील का खिताब पाया था। जी हाँ, तब उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही थी कि किस तरह से वो इस स्टील इंडस्ट्री को बचा रहे हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन स्टील इंडस्ट्री को। और संजीव गुप्ता ने उस समय ये दावा किया था कि वायला स्टील प्लांट में वो एक नई जान डाल देंगे, और इसके लिए उन्हें कोई ख़ास ज़्यादा सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो गुप्ता की कंपनी जो है GFG गुप्ता फैमिली ग्रुप मित्तल स्टील जो की भांति जो है दुनिया भर के स्टील प्लांट्स को खरीदकर दुनिया के बड़े स्टील प्रोड्यूसर बनने के मार्ग पर थी। वायला के लिए भी उन्होंने काफ़ी सब्जबाग दिखाए थे। कहा था कि इस प्लांट का इतना विस्तार होगा कि वायला की जनसंख्या 22,000 से बढ़कर 80,000 हो जाएगी। लेकिन ये सब्जबाग ही बने रहे, और जहां वो सेवियर ऑफ स्टील थे वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। वायला में GFG ने गुप्ता फैमिली ग्रुप में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई पिछले वर्षों में, और इसके कई कारण थे। गुप्ता फैमिली ग्रुप अपने ही काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गंभीर होती चली गई थी, और न केवल वायला स्टील प्लांट्स गुप्ता फैमिली ग्रुप के दुनिया भर में अन्य जो स्टील प्लांट्स थे वो गहरी समस्याओं में घिर गए, या तो दिवालिया हो गए हैं, या बंद हो गए हैं, या बंद होने के कगार पर हैं। वायला की भी हालत ख़राब होती जा रही थी, और अंततः इस हफ्ते साउथ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने कानून पारित कर संजीव गुप्ता की कंपनी को बाहर कर दिया और वायला स्टील प्लांट को एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया है। और अब साउथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार और केंद्र की सरकार जो उन्होंने करीब $2.4 बिलियन का सपोर्ट पैकेज तैयार किया है, ताकि कंपनी तब तक चलती रहे जब तक कोई नया खरीदार मिले। वायला स्टील प्लांट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट्स होते रहें, और वायला स्टील प्लांट चलता रहे तब तक। वायला स्टील प्लांट ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल 2 ही यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, और अगर सोवरेनिटी की बात करते हैं, चाहे स्टील बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और चाहे दुनिया हम अपने चारों ओर देखते हैं स्टील चारों ओर है, अगर स्टील के लिए अगर हमारे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो बड़ी संकट हो सकता है। और वायला के लिए तो ये भी ख़ास बात है कि वहाँ पर रेल भी बनाई जाती हैं। तो संजीव गुप्ता ये कौन है? 53 वर्ष के संजीव गुप्ता पंजाब के एक धनी उद्योगपति की तीसरी संतान है। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए यूके भेजा गया, और बाद में कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट भी उन्होंने उनकी पढ़ाई की। उनका व्यापार करने का दिमाग तो शुरू से ही तेज था। गुप्ता का नाम ही काफ़ी है वो कहने के लिए। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में लिबर्टी हाउस नाम की कंपनी बनाकर उन्होंने पढ़ाई करने से पहले ही कमोडिटीज़ जो हैं ट्रेड करना शुरू कर दी, और नाइजीरिया को केमिकल्स बेचना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि उन्होंने कंपनी की एड्रेस ट्रिनिटी कॉलेज की दी। अब ट्रिनिटी कॉलेज को तो ये पसंद नहीं आया कि उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है एक कंपनी की एड्रेस के लिए, और उन्होंने कहा मिस्टर गुप्ता, आप अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ ट्रिनिटी कॉलेज से बांधिए और निकलिए यहाँ के कमरे से। खैर, कहा जाता है कि उनका बिजनेस का दिमाग तो काफ़ी तेज था, और करीब ये भी अब कहाँ तक सच है, लेकिन ये कहा जाता है कि करीब वो 1 मिलियन पाउंड्स प्रतिदिन कमाते थे। 1 मिलियन पाउंड्स प्रतिदिन कमाते थे।
2012 से उनके गुप्ता फैमिली ग्रुप ने भारी उद्योग में प्रवेश किया और फेल होते हुए स्टील प्लांट्स यूके में खरीदना शुरू कर दिया। 2016 तक उनके पांव जमने लगे और टाटा और रिया टिंटो के स्टील प्लांट्स भी खरीद डाले। इसी समय उनका नाता ऑस्ट्रेलियन फाइनेंसर लेक्स ग्रिनसिल से भी जुड़ा और उसने जो नाता जो था वो काफ़ी फलदायी नहीं रहा, हालांकि काफ़ी समस्याएं। इसी समय इन्होंने $700 मिलियन में वायला का भी स्टील प्लांट्स खरीदा था और भी अन्य अनेक स्टील प्लांट्स खरीद रहे थे। 2021 से संजीव गुप्ता का सितारा डूबने लगा। लेक्स ग्रिनसिल जो कंपनी थी उसकी जो फाइनेंसियर थे उनके ऑस्ट्रेलियन, वो उनको अपनी समस्याएं गंभीर होती जा रही थी और काफ़ी उनके ऊपर डेट था और साथ ही साथ ये जो डेट की समस्या क्योंकि लेक्स ग्रिनसिल और साथ ही साथ संजीव गुप्ता का GFG दोनों एक साथ से जुड़ी थी, तो GFG पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और GFG पर भी काफ़ी डेट हुए और ये यहाँ तक कि संजीव गुप्ता की कंपनियों पर सीरियस फ्रॉड ऑफिस की भी जांच चल रही है, जिस तरह से उन्होंने पैसों में गड़बड़ झाला किया। तो ये जो है कंपनी जो है काफ़ी गंभीर समस्याओं से घिरी हुई है और साथ ही साथ उनके स्टील प्लांट्स भी काफ़ी डूब रहे हैं। तो ये कहानी जो है ऊपर जाती है जैसा बिज़नेस में होता है, फिर लेकिन एक दिन आता है कि जब सितारे डूबने लगते हैं, जब कभी अगर उसको सही ढंग से मैनेज किया जाए, नहीं किया जाए। लेकिन लगता है गुप्ता जी तो अपना कारोबार चला रहे हैं। जहाँ तक उनके पर्सनल फाइनेंसेस हैं, उनके काफ़ी अच्छे फाइनेंसेस हैं। उनका घर, वो दुबई में रह रहे हैं, घर दुबई में भी है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक फुटबॉल पोर्ट एडिलेड की जो है फुटबॉल टीम के वो स्पॉन्सर हैं, वो भी है। और सिडनी में $34 मिलियन की पॉट्स पॉइंट पर उनकी मैंशन है, जिसका रिनोवेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक सिडनी में एक और वाटर फ्रंट अपार्टमेंट खरीदा है। लंदन में 80 मिलियन के उनका अपना एक स्टेट है। तो $80 मिलियन की तो उनका जहाँ तक अपने पर्सनल फाइनेंसेस हैं वो तो बचे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बिजनेसमैन कई हथकंडे अपनाते हैं कि वो अपने को दूर रखें, लेकिन उनकी कंपनियां, और जैसा कि हमने वायला के हालत में देखी किस तरह से हो रहा है, वो जो है कोई ख़ास नाम नहीं दर्शाता। तो संजीव गुप्ता जो हैं फ़िलहाल सुर्खियों में छाए हुए हैं, बड़े गलत कारणों से छाए हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हम अपने वायला स्टील प्लांट्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए, इनके लिए तो यही कह सकते हैं कि मैंने दिल से चाहा खुशी ढूंढ लाना, लेकिन क्या ढूंढ के लाया। आइए सुनते हैं के का ये गीत, मैंने दिल से कहा खुशी ढूंढ लाना। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है। शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ना समझ लाया गम तो ये
अंधेरा, बताओ कौन भेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। ये गीत सुना आपने के की आवाज़ में। और अब आप देख रहे होंगे, आशा है चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है टूर्नामेंट, आप उसका आनंद उठा रहे होंगे। आपने देखा होगा कल का मैच जो है काफ़ी रोमांचक रहा था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड ने 351 रन बनाए थे, जो अपने आप में चैंपियंस ट्रॉफी का एक रिकॉर्ड था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन 5 विकेट खोकर गंवाए और 5 विकेट से ये जीत ली। ये अपने आप में कमाल का ये था। 351 जो है अपने आप में रिकॉर्ड था, लेकिन वो रिकॉर्ड ज़्यादा समय तक बना नहीं रहा और वो ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार धुआंधार बल्लेबाजी करके, खास करके जॉश इंग्लिश ने जो बल्लेबाजी की, सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद तो बस ऐसा समझ लिए कि मैच जीत ही गए। हालांकि पहले थोड़ा सा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद ये मैच हारे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कभी भी जो है कभी भी हार नहीं मानता, लगे रहते हैं। और एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश की जो जोड़ी जमी थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। तो ये रोमांचक मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और आज जो है अपना एक धुआंधार मैच जिसकी सभी को इंतज़ार होता है, भारत और पाकिस्तान का होने वाला है। जी हाँ, भारत बांग्लादेश के खिलाफ तो जीत चुका है। हालांकि इस मैच में एक थोड़ा सा अक्षर पटेल को बस हैट्रिक मिलने वाली थी, लेकिन कुछ रोहित शर्मा की जो है स्लिपरी फील्डिंग की वजह से वो कैच जो मिस हो गया था और अक्षर पटेल जो है हैट्रिक से वंचित रह गए। लेकिन उस मैच को भारत ने जीता। लेकिन आज का मैच आज रात शाम को 8 बजे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा। और मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से तैयार होंगे। और मेरे ख्याल से ये मैचेस जो हैं अपना टेलीकास्ट हो रहे हैं प्राइम वीडियो पर, अमेज़न प्राइम वीडियो पर रात में होंगे, क्योंकि समय का देखा जाए तो 8 बजे से शुरुआत हो रही है तो पूरा रात जाएगी। अब आप ये रात जगा करने को तैयार हैं, ये आप पर निर्भर करता है। कल आपको काम पे भी जाना है। खैर, ये निर्णय आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा आनंद उठाइए। और इसीलिए क्योंकि रात भर जागना पड़ता है, आई डोंट लाइक क्रिकेट। Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw 4 faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. A long way from home. I say, I don't like reggae. No, no. I love it. Hey, I don't like reggae. I love it. Hey, don't you grab me slide, don't you queen on me bitch, don't you walk through my words, 'cause you ain't heard me out I hurried back to the swimming pool, sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it, and wallow in a dreadlock holiday. I say, don't like Jamaica. Oh no, I love her. Hey, don't like Jamaica. Oh no, I love her. Oh yeah. Don't you walk through her words, you got to show some respect. Don't you walk through her words, 'cause you ain't heard her out yet. I don't like cricket. Oh no, I love it. Dreadlock holiday. I don't like reggae. Oh no, I love it. Dreadlock holiday. Don't like Jamaica. Hey, I love her. Dreadlock holiday. I don't like cricket. Oh no, I love it. Dreadlock holiday. I don't like reggae. Oh no. जी हाँ, क्रिकेट में नॉट लाइक इट और नॉट, बट होपफुली आपको रेडियो मनपसंद पसंद आ रहा होगा। और अगर आप हमारा इस कार्यक्रम के बारे में कोई प्रतिक्रिया है तो आप भेजते रहिएगा। और जैसा कि कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो रहा है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें आप बाकी वीकेंड पे करना चाहें तो आज रॉयल कैनबरा शो भी है, आखिरी दिन है, उसका भी आनंद उठा सकते हैं। फिल्म देखनी है तो आप मेरे हस्बैंड की बीवी देख सकते हैं। क्या नाम है मेरे हस्बैंड की बीवी, जो कि 21 फरवरी से हॉट सिनेमा में हर जगह दिखाई जा रही है। अगर आपने देखी है तो फिल्म आशा आई डोंट नो कैसी लगी आपको, आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे हस्बैंड की बीवी क्या नाम है। और साथ ही साथ बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक 8 मार्च को होली मेला भी हो रहा है, तो होली भी नज़दीक आ रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है आपके शहर में। बस कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो रहा है। मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आपसे अब आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपका शेष वीकेंड जो है खुशी और मस्ती से गुजरे। आपसे फिर मुलाकात होगी। हर मंगलवार को हम 7 से 8 बजे तक CMS FM 91.1 पर, और रविवार को आते हैं। और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर हमेशा हमारे जो है ब्रॉडकास्टिंग टीम है वो आपके लिए कार्यक्रम लेके आती है 10 से 11 के बीच में। तो ज़रूर वो भी कार्यक्रम सुनते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए और बात करते रहिए आपके साथ। मैं इसी के साथ एक जो है अरिजीत सिंह का एक और गीत, उसके साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैंने सोचा कि चुरा लूँ।
खूबसूरत गीत आपके लिए। मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में ना कमी। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए, मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी। रेशमी जुल्फों के झरने खोल दो, पंखुड़ी से लबों की कुछ बोल दो, गर्दन की इस सुराही से कुछ जान छलक जाए, मेरी आवाज़